दोस्तों आज की इस एपिसोड में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जिनके कारण न जाने कितने लोगों के जीवन में एक नया सवेरा आया, एक नई रोशनी मिली, उनको जीवन जीने का एक नया नजरिया मिला। हम बात कर रहे हैं हरियाणा राज्य के रिटायर्ड दिव्यांगजन आयुक्त यानी कि डिसेबल कमिश्नर श्री राजकुमार मक्कड़ जी के बारे में। और आज हम उनसे सर से जानेंगे कि उनके द्वारा ऐसे कौन से काम किए गए जिनसे लोगों को फायदा हुआ और उनका सफर हरियाणा के दिव्यांगजन आयुक्त के तौर पर कैसा रहा। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं, क्योंकि लोगों को आपके काम के बारे में पता है, लोगों को आपके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में पता है, लेकिन लोगों को आपके बारे में नहीं पता है। सर सबसे बड़ी बात धन्यवाद अनिल पाल जी, जो आपने मुझे यह दर्शकों से मुखातिब होने का अवसर प्रदान किया है। जी सर। जहाँ तक मेरे व्यक्तिगत जीवन का संबंध है, तो मेरा जन्म एक सुदूर भिवानी जिले के गांव में हुआ और जी 10वीं तक की कक्षा गांव में ही हुई। और जी वहीं सर। पर ही मैंने अपने घर में अपने उन ताया जी के ताऊ जी के दर्शन किए, जिन ताऊ जी ने जन्म से लेकर के मृत्यु तक कभी ज़मीन पर पैर नहीं रखा, क्योंकि वो जन्म से ही दिव्यांग थे। दिव्यांग। और विभाजन के समय जबकि लाखों लोगों की हत्याएं हुई थी, लाखों लोगों का खून गिरा हुआ था, उस समय वो मेरी दादी जी, जो पश्चिमी पाकिस्तान से, पश्चिमी पंजाब से और इधर भारत के इस कोने में, इस साइड में आए, तो उसने जिद पकड़ ली कि मेरा बड़ा बेटा है, मैं इसको छोड़ कर के नहीं जाऊँगी, या तो मुझे छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो मैं बेटे को छोड़े बिना, बेटे को लिए बिना यहाँ से और मैं नहीं जाऊँगी। तो पूरे परिवार को उनकी जिद के आगे झुकना पड़ा। रास्ते में बहुत लड़ाइयाँ भी हुई, वो मार-काट भी हुई, चोटें भी लगी, लेकिन वो मेरी दादी का त्याग और मेरे ताया जी ने, जो कि दिव्यांगता का रूप मेरे घर में ही मैंने देखा, तो उसके कारण से जीवन की दिशा परिवर्तित हुई। और 10वीं कक्षा के बाद मैंने भिवानी में अपनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। और उसी दौरान में मैं भी और हार्ड ऑफ हियरिंग जिसको कहते हैं कि भी बधिर दिव्यांग, ऊंची आवाज़ में सुनने का, वो मुझे कुनीन की ज़्यादा डोज लेने के कारण से उसका रिएक्शन हुआ, और जिसको मैं आज तक भुगत रहा हूँ। लेकिन ईश्वर ने शायद एक अवसर भी दिया कि जाके पाँव न फटे भिवाई, सो क्या जाने पीर क्या पर जाने आई। पीर तो पर आए। उस समय से ही दिव्यांगता के प्रति सहज मन में एक भाव पैदा किया कि किसी भी प्रकार से कम नहीं होते। किन्हीं परिस्थितियों के कारण से शरीर का कोई अंग अथवा मस्तिष्क भी और विकारग्रस्त हो सकता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो व्यक्ति हेय है, वो घृणा का पात्र है या कहीं से कम है। ये भाव मेरे को बचपन से ही मिला। तो 10वीं कक्षा के बाद भिवानी में शिक्षा दीक्षा हुई। उसके पश्चात मैंने लॉ की पढ़ाई की, और लॉ की पढ़ाई के लिए मेरा सौभाग्य है कि भारत के 3 शहरों में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हुआ था, बेंगलोर में। तो मैंने वहाँ से किया, त्रिवेंद्रम से किया और आगरा से भी किया। अरे तो वाह। इस प्रकार से मेरी यात्रा 3 वर्षों में 3 अलग-अलग स्थानों पर रही। और मैंने अंत में लॉ की जो डिग्री है वो आगरा विश्वविद्यालय, जिसको आजकल अम्बेडकर विश्वविद्यालय कहते हैं, वहाँ से प्राप्त की। और 1989 से मैंने यह अपनी लॉ की पढ़ाई के बाद वकालत प्रारंभ की। 10 जनवरी 1990 को मैं एनरोल हो गया, और उसके पश्चात ये दिव्यांगता के क्षेत्र में चलती हुई यात्रा यहाँ तक पहुँची है। वाह, बहुत बहुत ही प्रेरणादायी यात्रा है सर। और कहते हैं ना कि जब सारी चीजें अपने घर में ही देख ले आदमी, तो वहां से तो बदलाव आना निश्चित है। तो सर मेरा दूसरा सवाल ये है कि आप हरियाणा के दिव्यांगजन आयुक्त कब बने, और जब आप दिव्यांगजन आयुक्त नियुक्त किए गए तो आपके मन में पहला विचार क्या आया था, आप कैसा महसूस कर रहे थे उसको। मुझे दिव्यांगजन आयुक्त के रूप में 20 दिसंबर 2020 को नियुक्ति प्रदान की गई। जी। और मेरे मन में, क्योंकि पहले से ही भाव इस प्रकार का था, मैं ऐसे बहुत सारे संगठनों से जुड़ा हुआ था जो दिव्यांगता के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो
काम करते-करते चीज़ें लिखी हुई हैं, जिनका धरातल पर कार्यान्वयन नहीं है। जी, अब 1995 में जो दिव्यांगजन एक्ट आया था हमारा, जी, वो एशियन पैसिफिक कंट्रीज़ उनकी कन्वेंशन जो हुई 1992 में, उनके निर्णयों के आधार पर 95 में भारत में ये एक्ट बना, जो कि जी, 7 फरवरी 1996 से नोटिफ़ाई हुआ। बहुत सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई थी, लेकिन ध्यान में ये आया कि वही दिव्यांग तो आज भी रोड के ऊपर भीख माँग रहा है। जी, दिव्यांग तो घर से ही दुत्कारा जाता है। दिव्यांग को अवसर की उपलब्धता है कहाँ? वो जाए कहाँ? उसकी घर में घरवाले नहीं सुनते, समाज में समाज नहीं सुनता, पुलिस उसकी नहीं सुनती, सरकारी अमला-रमला नहीं सुनता और न्यायालयों तक जाने की तो बेचारे की पहुँच ही नहीं है। तो जी, अपवाद छोड़ कर के सामान्य दिव्यांग के जीवन में अंधकार के सिवाय कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। तो ऐसे चुनौतीपूर्ण अवसर पर जब मुझे दिव्यांग आयुक्त का यह दायित्व मिला, उस समय जी, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 वो भी जी, अस्तित्व में आ चुका था। उसके प्रावधान 1995 के कानून से काफ़ी अच्छे थे। इसके बावजूद भी ध्यान में आ रहा था कि कम से कम कर्मचारियों की नियुक्तियाँ नहीं हुई, और अगर कहीं हो भी गई, तो ध्यान में आया कि जो एक चक्षु दिव्यांग है, उसका 1% आरक्षण है, तो उसकी सीटें दूसरे खा गए। ऐसे ही बधिर दिव्यांग हैं, उनकी सीटें दूसरे खा गए। और लोकोमोटर भी कहीं कोई जुगाड़बाजी में कहीं आ गया, तो कहीं-कहीं जी, नियुक्तियाँ हो गई। तो जी, ऐसे सर सारे इसके प्रश्न मेरे जी, मस्तिष्क में थे, जी, तो मुझे लग अभी रहा था। जी, जी, इन सब विषयों पे अभी हम चर्चा करेंगे कि नौकरियों में आरक्षण, बैकलॉग और तारी सारी चीज़ों पे। सर मेरा दूसरा सवाल ये है कि आप अपने अपने कार्यकाल में कई सारे ऐतिहासिक निर्णय लिए, बहुत सारे ऐतिहासिक ऐसे काम किए जो पहले कभी नहीं किए गए थे। जैसे कि हरियाणा में यूडीआईडी कार्ड आपने अनिवार्य किया। सर आपने लोगों को जॉब दिलाने के लिए कई सारे संगठनों से एमओयू साइन किया। तो मैं ये जानना चाह रहा था सर कि यूडीआईडी जो आपने कार्ड अनिवार्य किया था, उसके अनिवार्य करने के बाद क्या बदलाव आया और उसके पहले कैसे संघर्ष कर रहे थे लोग, दिव्यांगजन लोग? देखिए दिव्यांगता के क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो दिव्यांग नहीं हैं, अथवा हुँ, दिव्यांग तो हैं, लेकिन उनका प्रतिशत काफ़ी कम है। ऐसे जी, लोगों ने मिली-भगत करके दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिए, जिसकी आज भी कई राज्यों से घटनाएँ आती रहती हैं। ऐसे बहुत सारे अभी उदाहरण अभी आते रहते हैं। कल परसों ही खबरों में देखा हमने कि कई सारे शिक्षक ऐसे हैं जो सुन सकते हैं लेकिन उन्होंने बधिर जी। प्रमाण के आधार पर और नौकरियाँ प्राप्त कर ली। लेकिन अब जाँच चल रही है, खासकर यूपी की बात कर रहा हूँ मैं सर। जी, 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 बहुत अच्छा है। तो हरियाणा में मैंने आते ही ये प्रारंभ किया कि जी, यूडीआईडी कार्ड जो केंद्र सरकार का बहुत बड़ा एक प्रकल्प है, जिसके माध्यम से दिव्यांगता की ठीक से पहचान करके और उन लोगों को जो पात्र हैं, लाभ दिया जावे। तो इसको जी, हरियाणा में अनिवार्य करने में बहुत बड़े संघर्षों का सामना करना पड़ा। जी, अनेक प्रशासनिक अधिकारियों का, राजनेताओं का भारी दबाव रहा कि आप अनिवार्य क्यों कर रहे हैं? सिर्फ़ अनिवार्य ही नहीं किया, जी, यूडीआईडी कार्ड तब बनेगा जी, जब आपकी दोबारा से निष्पक्ष जाँच होगी, और वो जाँच होगी मेडिकल कॉलेज के अंदर। अब लोगों ने ऐसा भी करना शुरू किया, हुँ, वेरीफ़ाई करा दिया, पिछला मेडिकल सर्टिफ़िकेट वेरीफ़ाई, वेरिफ़िकेशन नहीं कराना है, वो तो दर्ज है ही कहीं न कहीं। हाँ, लेकिन आप वो जी, दिव्यांग हैं अथवा नहीं, वो देखना है। यानी आपका जो जी, कागज़ है, जो आपका प्रमाण पत्र है, वो आपकी दिव्यांगता से मैच करता है कि नहीं करता, विषय ये था। जी, वो जी, मेडिकल बोर्ड ने या सीएमओ के कार्यालय में दर्ज है नहीं है, इसका विषय नहीं था, वो तो दर्ज होता ही है, वो तो वेरीफ़ाई हो जाता है, जी, कि हाँ, उस जी, दिन दर्ज हुआ। लेकिन इससे पर्याप्त नहीं था, तो बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ा, और 172 लोगों को नौकरियों से डिसमिस किया गया, जिन लोगों ने इस फर्जी यूडीआईडी कार्ड से पहले दिव्यांग प्रमाण पत्रों का लाभ प्राप्त किया था। इसके अलावा फर्जी तरीके से। लगभग 11,000 लोगों की पेंशन काटी गई। हरियाणा में हुँ, 60% से ऊपर के जो दिव्यांग हैं, उनको दिव्यांगता पेंशन 3,000 रुपए प्रति माह प्राप्त होती है। तो 11,000 ऐसे कुपात्र,
यानी पात्र नहीं थे, जिनकी दिव्यांगता या तो बहुत कम थी अथवा दिव्यांग ही नहीं थे, लेकिन दिव्यांग प्रमाण पत्र धारक थे, वो नौकरियों में नहीं थे, यानी नौकरियों में थे, ऐसे 172 लोगों को डिसमिस कराया गया, उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई गई, और बहुत सारे केसों में तो जिन्होंने दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी किए, यानी कई बार क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ तो कार्रवाई हो गई, लेकिन ये एक अरे कॉकस है, अरे एक गिरोह है, उस गिरोह के अंदर हम्म, डॉक्टर भी शामिल हैं, उसमें दलाल भी शामिल होते हैं, उसमें जी कहीं न कहीं सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट के लोग भी शामिल रहते हैं। तो ऐसे तमाम लोग वो अगर बच जाएँगे, छोड़ दिए जाएँगे, उन पे तपत नहीं आएगी, तो स्वाभाविक रूप से यह जो एक आज बीमारी है, ये कोढ़ की तरह बढ़ती जाने वाली है। तो इसको रोकने के लिए एफआईआर दर्ज कराई गई, और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई विभागीय तौर पर भी वो करवाने का प्रयास किया गया। तो ये एक बड़ा पहलू था। यूडीआईडी सभी विभागों में अब अनिवार्य है, यानी किसी भी योजना का यदि व्यक्ति को लाभ लेना है, तो उसको यूडीआईडी कार्ड पहले होना, उसको धारक होना चाहिए, और यूडीआईडी कार्ड का अर्थ है कि वो ताज़ा-ताज़ा मेडिकल कॉलेज में, हरियाणा में पहले 2 ही मेडिकल कॉलेज होते थे, लेकिन अब लगभग सब जिलों के अंदर मेडिकल कॉलेज अलग से हैं, 22 जिले हैं, छोटा-सा प्रांत है, तो इसमें हम्म, कुछ बंद रहे हैं मेडिकल कॉलेज, लेकिन 13-14 मेडिकल कॉलेज अभी कार्यरत हैं। तो किसी न किसी मेडिकल कॉलेज से उनकी दोबारा से जाँच हो, 3 डॉक्टरों का पैनल बने उसी विषय का, यानी जब मेडिकल बोर्ड होता है तो उसमें केवल एक मेडिकल अधिकारी, मेडिकल ऑफिसर जो है उस विषय का होता है, 2 अन्य विषयों के होते हैं। लेकिन इसमें ये अनिवार्य किया गया कि यूडीआईडी कार्ड जारी करने से पूर्व पुरानी जाँच उसको छोड़ो, नई सिरे से जाँच होगी और तीनों डॉक्टर उसी विषय के विशेषज्ञ होंगे। इस प्रकार की व्यवस्था करने के कारण से बहुत बड़ा गुणात्मक परिवर्तन आया कि भई दिव्यांग आयुक्त केवल दिव्यांगों के लिए नहीं है, वो जी दिव्यांग सही जो दिव्यांग हैं, उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए होता है, और जो दिव्यांग अधिकार अधिनियम में जो प्रावधान हैं, उनको धरातल पर उतारने के लिए होता है। ऐसी एक भावना दिव्यांगों में भी आई, और जो गैर दिव्यांग अधिकारी, कर्मचारी, उनके मन पर भी एक प्रभाव पड़ा कि नहीं, इसको अब प्रमाण पत्र मिला है, यूडीआईडी कार्ड है इसके पास, इसका अर्थ है कि ये सही मायने में दिव्यांग है और इसका इसका अधिकार दिया जाना चाहिए। तो एक पॉजिटिव सोच इसमें आई। नहीं, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा काम किया आपने यूडीआईडी कार्ड को अनिवार्य करके, क्योंकि ऐसे न जाने कितने अपात्र लोग इसका फायदा उठा रहे थे और पात्र लोग परेशान हो रहे थे, क्योंकि उनकी पहुंच नहीं थी सिस्टम तक। सर दूसरा सवाल मेरा ये है कि जी। आपने अभी नौकरी की बात करी, यूडीआईडी कार्ड की बात करी, विभागों की बात करी, लेकिन सर इसके अलावा जो छात्र हैं, हमारे दिव्यांग जो भाई हैं बहन हैं, उनको कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी बहुत सारी दिक्कतें होती थी। तो विश्वविद्यालयों में ऐसे रैंप, ऐसे व्हील चेयर, ऐसी कोई सुविधा नहीं होती थी उनके लिए। तो आपने दिव्यांग जनों के लिए विश्वविद्यालयों में भी बहुत बड़ा काम किया, बदलाव किया। वो विश्वविद्यालय को दिव्यांगजन के हिसाब से तैयार कराने के लिए आपने कैसे काम किया, और सर क्या संघर्ष रहा आपका? मैंने इस मामले में, क्योंकि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 80 में सुमोटो जी। कॉग्निजेंस, यानी स्वयं अपनी प्रेरणा से हुँ, किसी भी विषय पर दिव्यांग आयुक्त जो है संज्ञान लेकर के मुकदमा यानी कंप्लेंट प्रारंभ कर सकते हैं। उस प्रावधान का जी, उपयोग करते हुए हरियाणा में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय पाली सहित सभी 12 विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार को अपने कोर्ट के अंदर उनको तलब किया, समन किया, और उनको कहा कि भी अभी तक क्या-क्या व्यवस्थाएँ और सुविधाएँ हैं। जब जी, वो लेकर के आए, उसमें से फिर 7 बिंदु बनाए गए। जी। केवल ये नहीं कि आपने लिफ्ट बना दी और लिफ्ट चलती भी है क्या? हुँ, लिफ्ट पर जाने के लिए जो हमारा चक्षु दिव्यांग है, उसको टैक्टाइल भी है क्या? कि बिना किसी सहारे के, बिना किसी से हुँ, पूछे हुए, किसी का हाथ पकड़े हुए स्वयं लिफ्ट तक जा सकता है? क्या लिफ्ट वो बोलने वाली भी है क्या? भी जी, वो क्योंकि जो हमारा चक्षु दिव्यांग है, वो तो नंबर 1, 2, 3 उसको ऊपर जाना है, लिफ्ट में जाना है, वो तो देख नहीं जी, पाएगा। तो लिफ्ट जी। बोले, बाहर से ही बोले कि हुँ, ये द्वार यहाँ है, हुँ, इत्यादि, इत्यादि, ऐसे मूक बधिर है, वो सुन नहीं पाएगा, तो उसको देखने का, तो कुल मिलाकर के केवल यानी एक सुगम्य जो वातावरण है, भारत सुगम्य भारत नाम से हमारे केंद्र सरकार ने भी प्रारंभ किया। उसके तो सब
और प्रावधान पूरे किए ही जाने चाहिए। लेकिन विश्वविद्यालय की दूरी मुख्य द्वार से अंदर तक काफ़ी दूर रहती है। अब दिव्यांग कैसे जाएगा? जी, अंदर तो रिक्शा नहीं मिलती है, अंदर कोई सुविधाएँ नहीं मिलती हैं और वो बाहर से आया, बस से आया, सार्वजनिक वाहन से आया, मुख्य द्वार तक छोड़ दिया किसी ने, ऑटो वगैरह में आ गया, अंदर कैसे जाए? तो जी, विश्वविद्यालयों ने अपनी इलेक्ट्रिक वाहन प्रारंभ किए, जो गेट से जी, हमेशा चलते रहेंगे, दिव्यांग से जी, कोई शुल्क वसूल नहीं होगा, उसको जहाँ उतरना है वहाँ उतरेगा और वहाँ से वापस मुख्य द्वार तक ये व्यवस्था की। इसी प्रकार से परीक्षा केंद्रों में, परीक्षा केंद्र धरातल पर हो, उस पे हो और उसमें भी सब प्रकार की सुविधाएँ, वर्षा है तो किस प्रकार का प्रावधान, आपके वॉशरूम तक भी चेक किए गए कि वॉशरूम में जी, चिटकनी ऊपर है और एक हुँ, जो व्हील चेयर पे चलने वाला है वो पौने 3 फुट ऊपर तक जा सकता है। तो चिटकनी जी, कितनी ऊपर है? उसको अधिकार है कि नहीं? ऐसे महिला दिव्यांग है, उसको कपड़े बदलने पड़ते हैं वॉशरूम के अंदर जाने के लिए। तो क्या उस प्रकार कोई बेंच की व्यवस्था, कोई बैठने की व्यवस्था वो है कि नहीं? तो ये सारी चीज़ें सुनिश्चित की गई। बहुत सारे शौचालयों का तो ध्यान में है ताले ही लगे रहते थे। लिखा हुआ है दिव्यांग, हुँ, लेकिन उसमें ताला लगा हुआ है। या कभी खुल हुँ। भी गया तो उसमें इतनी क्योंकि बदबूदार, इतनी उसकी बुरी स्थिति है उसकी खबर कि लेने उसमें वाला नहीं होता था ना सर, तो उन सारी चीज़ों को उसकी भी खबर लेने वाला हमने कोई क्या नहीं किया। होता था ना पहले। जी, जी, नहीं कोई नहीं सर होता था, बहुत अच्छा रिपोर्टिंग भी नहीं होती थी। तो उसमें हाँ, मतलब हाँ, ठीक जी, है बन उसमें गया रिकॉर्ड पत्रकारों में को भी है हमने हाँ, जोड़ा। ठीक है। जी, 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 जी। मैं तो वही कह रहा था कुल कि मिलाकर के मतलब कि विश्वविद्यालयों में हाँ, परीक्षा में भी जी, जी, परीक्षा के अंदर भी एक बहुत बड़ी दिक्कत आती थी। जी, जी। जी, एक मैं इसमें बात जोड़ना चाहता हूँ कि बताएँ, बताएँ। दिव्यांग जो परीक्षार्थी हैं और विद्यार्थी जी, हैं, उनके सामने बहुत बड़ी दिक्कत आती थी। वो आती थी कि भई लेखक की। अब लेखक में बहुत सारे लोग मिली-भगत करके अपने लोग ले आते थे। तो सब हुँ, विश्वविद्यालय लेखक बैंक बनाएँगे हुँ, और न्यूनतम फ़ॉर्मेलिटी होंगी उसका ऑलरेडी जो है पहले से ही वो जो लेखक बनने जा रहा है, जो निस्वार्थ भाव से सेवार्थ आ रहा है, उसके डॉक्यूमेंट्स तो पहले से वेरीफ़ाई विश्वविद्यालय ने किए हुए होंगे। तो किसी के पास नहीं है तो लेखक बैंक में से लेखक मिल जाएगा, उसको तुरंत मिल जाएगा। तो एक ये भी बहुत बड़ी समस्या थी जिसका बहुत अच्छा निदान हुआ सर, है। बहुत इसी अच्छी बात है प्रकार सर से ये तो। और जी, 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 जी। तो अनेक उदाहरण हैं इसमें। जी, सर ऐसे आपने ऐसे काम बताएँ, ऐसी चीज़ें बताई जिनको लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, मतलब ध्यान नहीं देते, इग्नोर कर देते थे। मतलब अब लिखने जी। वाली इतनी हमारे आपके लिए तो आसान है कि ठीक है, जिसके पास लिखने की क्षमता नहीं है, उसको तो लेखक चाहिए ही चाहिए। लेकिन उसके बारे में नहीं सोचा कि लेखक कौन आएगा, कहाँ से आएगा। लेकिन आपने लेखक बैंक की बात करी, बहुत अच्छी चीज़ है सर, कि मतलब उनके तरीके लेखक से के सोचने साथ-साथ वाली बात है 20 ये। 20 मिनट अतिरिक्त समय, 1 घंटे में 20 मिनट अतिरिक्त समय भी उसको मिले, ये हाँ, भी सुनिश्चित किया जी, गया, पहले देते ही नहीं थे। तो वो भी इनको प्राप्त होना शुरू हुआ और जिसका परिणाम ये हुआ कि स्थान-स्थान पर इसके अलावा दिव्यांगों को अलग से पढ़ाने के लिए सेवार्थ कोई प्रोफ़ेसर आ सकता है, कोई बड़ी कक्षा का विद्यार्थी आ सकता है, उसको बैठने के लिए अलग रूम चाहिए। तो वो भी एक व्यवस्था लगभग सभी विश्वविद्यालयों ने अपनी ओर से की। इसके परिणाम भी बहुत अच्छे हैं। बहुत सारे जो ऐसे विद्यार्थी हैं, वो प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत आगे निकले और उन्होंने अच्छा स्थान प्राप्त किया। कुछ तो उसी विश्वविद्यालय में भी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर, प्रोफ़ेसर के रूप में कार्यरत हुए। कुछ बहुत जी, सारे लोगों का भी मिला-जुला रहता है। पुस्तकें भी लिखी हैं उन लोगों ने। तो ऐसा एक अच्छा जी। वातावरण बना हरियाणा में। जी, मैं आपसे जो है उनके बारे में, उनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में भी सुनूँगा। सर मेरा दूसरा सवाल ये है कि आपने जी, निश्चित अमेज़न बहुत और यूथ जी, आपने अमेज़न और यूथ फॉर जॉब्स जैसे संगठनों के जी, साथ आपने एमओयू साइन किया। लगभग 35,000 युवाओं को नौकरी देने का आपने पूरा बीड़ा उठाया। तो मैं ये पूछना चाह रहा था सर कि इसमें आपको जी। कितनी सफलता मिली और कितने लोगों को आसानी से नौकरी मिल गई या अभी भी चल रही है वो चीज़ें? क्या है ये पूरा अभी अभी कैसा सिस्टम चल देखिए रहा है? क्योंकि दिव्यांग को बचपन से ही ना तो ऐसी सुविधाएँ मिल पाती हैं कि वो बड़े विश्वविद्यालयों में जा प सके, अच्छी ऊपर तक की पढ़ाई कर सके और परिवार में जी, भी बहुत बार ऐसा देखने में आता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी दिव्यांगता चल रही है। तो वो हुँ, माँ-बाप की आर्थिक स्थिति, उनकी पहुँच की स्थिति ठीक नहीं है, तो ऐसे लोग पीछे रह जाते हैं। अब वो नौकरियों में सरकारी नौकरियों में तो जा नहीं सकते। तो ऐसे लोगों के लिए जीवन यापन के लिए क्या व्यवस्था हो? तो ऐसा ध्यान में आया कि हरियाणा एक बहुत बड़ा
औद्योगिक प्रांत भी है, यानी गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, हुँ, करनाल है, अम्बाला है, हिसार है, ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहाँ अलग-अलग चीज़ें बनती हैं। जी, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि उस दिव्यांग को उसके घर के निकटतम स्थान पर निजी क्षेत्र में नौकरी मिले? तो हमने इसके लिए न केवल उद्योगपतियों को तैयार किया, उनकी मानसिकता तैयार की कि भाई बहुत सारे काम हैं, अब आपके लेखी का काम है, अकाउंटिंग का हुँ, काम है, छोटा-मोटा इस प्रकार का काम है, ध्यान करने का है, क्या ये दिव्यांग नहीं कर सकता क्या? तो एक क्यों तो नहीं उनकी सर? मानसिकता तैयार हुई, तो निजी क्षेत्र में सेल्समैन के रूप में बहुत सारों का प्रस्थापन हुआ। इसी प्रकार से जो एजेंसियाँ हैं निजी क्षेत्र में जॉब दिलाती हैं, हमने उनसे बातचीत की, जिनमें यूथ फॉर जॉब है, अमेज़न है, तो उन लोगों ने ना केवल अपनी ओर से मोटराइज़्ड व्हीकल प्रदान किए दिव्यांगों को, अब सर्विस का काम है, यानी कुल मिला के वितरण का काम है। कंपनियाँ वितरित करती हैं सामान, आजकल घर-घर पहुँच रहा है, तो हुँ, ऐसी कंपनियाँ, जी, तो वो मोटराइज़्ड व्हीकल पे सामान रख के जा रहा है और डिलीवरी बॉय का काम कर रहा है। तो हुँ, ऐसा लगभग 35,000 के करीब ये नौकरियाँ निकाली गई, जिनमें बहुत सारे लोगों को इसमें पदस्थापित किया गया। कुछ लोगों को दिक्कत आई होगी निश्चित रूप से, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना सभी दिव्यांगों के लिए आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि लगभग 25,000 के करीब तो पद स्थापित हुए हैं और 25,000 केवल वो व्यक्ति नहीं हैं, 25,000 परिवार हैं। तो एक छोटे से जी सर। हरियाणा जैसे प्रांत में 25,000 की संख्या छोटी नहीं होती, और ऐसे ही नौकरियों के अंदर जो 1 जनवरी 1996 से बैकलॉग निकाला गया, तो 15,000 पद जो दिव्यांगों के थे, जो दूसरे लोग ले गए थे, उनके हुँ, स्थान पर दूसरे लोग, उनको तो हटाया नहीं जा सकता, लेकिन क्या दिव्यांग का स्थान दिव्यांग से भरा नहीं जा सकता क्या? तो क्यों आज नहीं के सर? दिव्यांग को लाभ मिला। ये ठीक है कि जो पिछले वाले दिव्यांग थे, जिनका वो हक बनता था, वो तो बेचारे नहीं ले पाए, लेकिन कम से कम उनके पदचिह्नों पर चल कर के नई पीढ़ी के लोग उस स्थान को ज़रूर लेकर के गए हैं। एक ये एक परिवर्तन आया। सर अभी मैं इसी पे आने वाला था, मेरा यही सवाल था कि सरकारी नौकरियों में जो बैकलॉग भरने का और आरक्षण लागू करने की जो दिशा है, उसमें क्या प्रगति हुई और कितना फ़ायदा हुआ? आपने बहुत सारा इसमें जवाब दे दिया, लेकिन छोटा-सा सवाल ये भी है कि सरकारें, सिस्टम सबको पता है, लेकिन फिर भी फर्जीवाड़ा काम पूरा बराबर से चल रहा है। निश्चित रूप से यह एक सोच है, जो ईश्वर ने संवेदनशील हृदय प्रदान किया है, या जिसके घर में कोई दिव्यांग है और उसने इस दिव्यांग का जीवन देखा है। तो पिछले दिन उदाहरण भी है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश, उनकी 2 अ, दत्तक पुत्रियाँ और दोनों दिव्यांग थी। हुँ, दिव्यांग उनके चंद्र द्वारा चूड़ दिए जी। गए निर्णय जब आए, जी, हुँ, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस वाई वी चंद्रचूड़ जी, उनके द्वारा दिए गए निर्णयों के में ये परिलक्षित हुआ कि दिव्यांगों के अधिकार तो हैं, वो कोई अपने घर से नहीं लेके आए। जी। वो राइट तो यही थे, लेकिन उसको डिफाइन करने वाला नहीं है, उसको जज करने वाला नहीं है, उसको डिलीवर करने वाला नहीं है। ये सोच ऊपर से लेके नीचे तक व्याप्त है। सरकारी क्षेत्रों में 1996 से पहले भी क्लास 3 और 4 के अंदर नौकरियों में, नियुक्तियों में आरक्षण की व्यवस्था थी, जी, लेकिन लेकिन व्यावहारिक हो रूप नहीं से पा रहा लागू था। नहीं हुआ। व्यावहारिक रूप से नहीं हुँ। हुआ, 95 का कानून आ गया, उसके बावजूद भी नहीं हुआ। बैकलॉग लोग दूसरे लोग ले गए, तो लेकिन उस क्यों बैकलॉग इसके को पीछे जो अभी भी सबसे बड़ा जी सर। इसके पीछे जो हाथों से सबसे बड़ा निकलवाना, कारण था सर वो सहज काम जी, नहीं है। नहीं, नहीं। इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण था सर, वो ये था जी, कि सरकारें ध्यान नहीं जी, दे जी। रही थी तो और जो दिव्यांगजन है, वो अपनी बात कैसे रखें? हाँ, दिव्यांग के साथ में मूवमेंट की दिक्कत है, दिव्यांग की अपना संप्रेषण की दिक्कत है, दिव्यांग इकट्ठा नहीं हो पाता, और लोकतंत्र में तो जो ज़्यादा ऊँची आवाज़ में बोल सकता है, जो ज़्यादा भीड़ इकट्ठी कर सकता है, जिससे वोट का राजनीतिकों को डर लगता है, स्वाभाविक रूप से वो उनकी बात जल्दी सुनी जाती है। ये हम प्रैक्टिकल जीवन में हर दिन देखते हैं।
तो दिव्यांग के जी। का वोट बैंक बहुत छोटा होने के कारण से भी दिक्कत आई। तो उनके सभी प्रांतों में, केवल हरियाणा में नहीं, सभी प्रांतों में हाँ। दिव्यांगों के स्थान दूसरे लोगों से भर दिए गए। हरियाणा में ये बैकलॉग निकाला गया है। सभी विभागों में अभी निकल गया ऐसा मैं नहीं कहता, लेकिन बहुत सारे जी। विभागों में बैकलॉग निकाला गया और नई सिरे से उनकी नियुक्तियां हुई हैं। और एक और अच्छी बात जो हुई है वो केवल हरियाणा में हुई है, भारत के किसी प्रांत में और केंद्र सरकार में भी अभी तक नहीं हुई। वो ये है 1 जनवरी 1996 से लेकर के 18/4/17 तक, जब 1995 का कानून मौजूद था, पदोन्नति में भी 3% आरक्षण रोस्टर पॉइंट 1 34 67 पर हुआ है। इसके कारण से जी। मैं समझता हूँ ऐतिहासिक दिन अगर कोई कहा जाए दिव्यांगों के जीवन का, वो हरियाणा में ऐतिहासिक दिन है 23 सितंबर 2022, जब 121 दिव्यांग राजपत्रित अधिकारी के रूप में पदोन्नत हुए। वाह! 121 आपकी बदौलत। प्रिंसिपल बने एक ही ऑर्डर से, भारत के किसी प्रांत में नहीं हुआ। तो ऐसे हजारों दिव्यांग प्रथम श्रेणी अधिकारी बने, द्वितीय श्रेणी अधिकारी बने, तृतीय श्रेणी अधिकारी बने, जहां उसका हक बनता था। 1 जनवरी 1996 से मानो 95 में वो व्यक्ति लगा क्लर्क, वो 2000 में मान लिया बन गया असिस्टेंट, सहायक बन गया। तो सहायक के बाद उस सहायक का भी काम नहीं किया, आज भी वो क्लर्क ही है। लेकिन 2024 में या 25 में या 23 में उसको 2010 से सहायक बनाया जा रहा है। और 2010 से फिर मानो अगली पदोन्नति उसकी 2017 में बनती है 7 साल के अनुभव के बाद, तो वो उसका डीम्ड अनुभव माना गया और 2017 में उसको तीसरी नियुक्ति मिली। 2024 में 23 में जो अगली नियुक्ति मिली। इस प्रकार यानी जो चतुर्थ श्रेणी का काम कर रहे हैं वो जाकर के द्वितीय श्रेणी के अंदर पदोन्नत हुए। इस प्रकार के भी हजारों हजार उदाहरण हरियाणा के अंदर दिव्यांगजन के हैं और ये कोई एहसान नहीं है। ये सरकार का तो जहाँ पूरा सहयोग रहा ही, यानी जो वर्तमान में सरकार हरियाणा में कार्यरत है उसका पूरा सहयोग इस मामले में रहा है। उसी के कारण से ये पिछली जो बैकलॉग कि न केवल सीधी भर्ती की अपितु पदोन्नति की भी जो बैकलॉग थी उसको भी भरा गया है और अभी भी ये प्रक्रिया जारी है। वो सब आपकी बदौलत है सर, ऐसा मैं कह सकता हूँ। क्योंकि आपके जो संघर्ष, आपने जो योगदान दिया है दिव्यांगजनों के जीवन के लिए, वो बहुत ही सराहनीय है, प्रेरणादायी है। सर, आपने इतने लोगों के जीवन को लेकर के आपने काफ़ी सारा काम किया। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था सर, ऐसी कोई किसी शख्स, किसी इंसान, किसी दिव्यांगजन के बारे में बताएँ, जो आपके कार्य के कारण, आपके माध्यम से उनके जीवन में बदलाव आया हो, उनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में आप छोटा-सा अगर बताना चाहें तो? मैं जो आपको याद केवल हो? ये कहूँगा कि मेरे कारण से किसी के जीवन में बदलाव नहीं आ सकता, ना आएगा। कारण कारण है ईश्वर की अपनी रचना है। यस सर। परमात्मा ने बहुत बड़ी मेहरबानी की, आशीर्वाद और कृपा दी कि उन्होंने हमें ये अवसर दिया कि ईश्वर जो न्यायकारी है, वो न्याय करने की और सेवा करने का अवसर उसने हमें प्रदान किया। उसी का उपयोग करते हुए मैं उदाहरण देना चाहूँगा हरियाणा की खेल नीति जी। दिव्यांगों के प्रति, और जिसमें मैं कह सकता हूँ कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि ईश्वर ने एक अवसर दिया हमारे को स्मरण करने का लोगों को। वो ये हुआ कि एक कोकिला नाम से हिसार हमारे यहाँ एक ज़िला है, जिला केंद्र है, जी। वहाँ की रहने वाली कोकिला जो चक्षु दिव्यांग है और वो जूडो कराटे में बहुत बड़ी खिलाड़ी थी और राष्ट्रीय स्तर पर उसका नाम था। लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति एक सीमा तक की रहती है, कितना प्रोत्साहित करें, क्योंकि ऐसे खिलाड़ियों को स्पेशल कोचिंग, स्पेशल उनको डाइट, आने-जाने का और वो रहने का बहुत चीज़ें, और ऐसी एसोसिएशनें जो होती हैं, खेल एसोसिएशन, वो भी इन लोगों के साथ ठगी करती हैं और वो बहुत सारे, सभी के बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन काफ़ी लोग जो है उनसे पैसा ऐंठने का प्रयास करते हैं, तभी उनको आगे भेजते हैं। तो वो निश्चित सामने आ समझ गए गया। कि हम क्या करें? हमारे पास तो कुछ है नहीं। तो उस खेल नीति का अध्ययन किया, तो ध्यान में आया कि दिव्यांगों के साथ तो कदम-कदम पर भेदभाव है। तो खिलाड़ी है, एक सामान्य खिलाड़ी है, ओलंपिक में जाता है तो हरियाणा सरकार उसको 6 करोड़ रुपया देती है। 6 करोड़ रुपया। सिल्वर वाले को, गोल्ड वाले को 6 करोड़, सिल्वर वाले को 4 करोड़, ब्रॉन्ज वाले को 2.5 करोड़ और पार्टिसिपेशन में 50 लाख। लेकिन इसकी तुलना में पैरा ओलंपिक होता है,
पैरा एशियन होता है, पैरा वर्ल्ड कप होता है, उसमें क्या? तो ध्यान में आया कि कहीं नहीं। तो फिर राज्य आयोग दिव्यांगजन के नाते जो धारा 80 और 82 में अधिकार प्रदान किए हुए हैं और उपयोग करना शुरू किया। रोज रोज आ जाओ जी, खेल मंत्री, खेल सचिव, खेल ज्वाइंट सचिव, उनके चक्कर कटाने शुरू कर दिए। आखिर में भारत सरकार को ये, हरियाणा सरकार को ये करना पड़ा कि 6 करोड़ रुपए बराबर में दिव्यांग खिलाड़ी को मिलेंगे, 4 करोड़ रुपया बराबर में दिव्यांग खिलाड़ी को मिलेंगे जो सिल्वर लेके आएगा, ब्रॉन्ज 2.5 करोड़ मिलेंगे जो लेके आएगा 2.5 करोड़ रुपया ब्रॉन्ज वाले को, 50 लाख रुपया पार्टिसिपेशन के, और राष्ट्रीय खेलों में भी। और भारत सरकार को भी तलब किया कि भाई राज्य आयुक्त के नाते जो अधिकार हैं वही केंद्रीय आयुक्त को भी अधिकार है। मेरे राज्य में खिलाड़ी ज्यादा होते हैं, तो मेरे मेरे खिलाड़ी अगर राष्ट्रीय खेलों में है, भारत का नाम पैरा खिलाड़ी है वो, उसके सामने भी ब्लाइंड के सामने ब्लाइंड आना है, मूक बधिर के सामने मूक बधिर आना है, सभी प्रकार के खिलाड़ी तो बराबर के होंगे, उनके खेल भी उसी प्रकार के हैं। तो दोनों सरकारों ने परिवर्तन किया, हरियाणा में तो ये बराबर में किया ही। 3 लाख रुपया नेशनल जो फर्स्ट क्लास जो गोल्ड लेके आएगा उसको 3 लाख, सिल्वर वाले को जो बाकियों को मिलते हैं। केंद्र सरकार ने 1 करोड़ 10 लाख रुपया वो किया है जो सिल्वर गोल्ड लेकर के आएगा, और 90 लाख रुपया किया है जो ब्रॉन्ज लेके आएगा, 60 लाख रुपया किया है सिल्वर लेके आएगा 90, ब्रॉन्ज लेके आएगा वो 60, और 50 लाख रुपया जो पार्टिसिपेशन यानी पैरा खिलाड़ी। तो वो संयोग की बात है कि जब ये हरियाणा में हमने निर्णय कराया, उसके कुछ ही दिनों के बाद पैरा ओलंपिक थे, जहां सामान्य खिलाड़ी भारत के 5 गोल्ड लेकर के आए थे मेडल, वहां पर 18 मेडल लेकर के आए, दिव्यांग लेकर के आए, जिनमें से 11 हमारे हरियाणा से थे, और उन सभी का सार्वजनिक अभिनंदन हुआ, और करोड़ों रुपयों की बरसात ऐसे दिव्यांग जो उनके माँ बाप के जीवन में और उनके रिश्तेदारों के जो आंसू देखे, और वो एक मैं समझता हूँ कि मेरे जीवन की बहुत बड़ी थाती है। और माननीय मुख्यमंत्री जी इस कार्यक्रम में थे, तो पूर्व मुख्य इसमें केंद्रीय मंत्री जी हैं, तो उनकी आंखों में भी आंसू थे कि भाई ऐसा भी किया जा सकता है, और ये भी भगवान की बनाई मूर्त है, इनमें कहाँ कमी है? भारत का तिरंगा तो इन्होंने भी दुनिया के वहाँ लहराया है, परचम लहराया है, तो ऐसों का भी बराबर का सम्मान क्यों नहीं होना चाहिए? यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, उसमें लिखा हुआ है कि भाई डिग्निटी ऑफ लाइफ, तो कहाँ दी आपने? अगर उनके साथ समानता का व्यवहार नहीं किया, तो वो इक्विटी की भी अधिकारी हैं, इक्वालिटी के भी अधिकारी हैं, जो कि हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी एनरिच्ड है, उसमें दिया गया है। सर आपने बहुत अच्छी बात बताई कोकिला जी के बारे में, और ओलंपिक की आपने याद दिलाई, तो मैं उस वक्त कवर कर रहा था, मुझे याद है कि जो काम हमारे सही खिलाड़ी ओलंपिक में नहीं कर पाए, उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन उसके बदौलत जो उनका दर्द था, पैरा ओलंपिक्स में हमने अच्छा परफॉर्म किया, ये हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात थी। और इससे ध्यान में आता है कि हमें पैरा ओलंपिक पे भी फोकस करना चाहिए, हमारी सरकार को और हमारे लोगों को, हमारे संगठनों को। तो आपने सर जिस तरीके से खेल के बारे में जिक्र किया, खेल के बारे में बताया, आपका सहयोग बहुत ही सराहनीय है सर। और इन सब के बावजूद आप को हरियाणा राज्य के स्टेट बेस्ट डिसेबल कमिश्नर का अवार्ड आपको राष्ट्रपति के हाथों मिला सर, तो आपको उस वो वक्त कैसा लग रहा केवल था? हरियाणा जी, वो पुरस्कार राष्ट्रीय पुरस्कार होता है, बेस्ट जी स्टेट कमिश्नर फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटीज। तो जी वो सर। पूरे भारत का एक पुरस्कार है। तो वो जी ईश्वर की कृपा है कि 2022 में विश्व दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर को महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी के द्वारा प्रदान किया गया, लेकिन वो वास्तव में मेरा नहीं था, सभी हरियाणा के दिव्यांगजन के लिए था, उन्हीं को पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो मैं तो एक माध्यम था, तो मुझे वो प्रदान किया गया। सर आप हरियाणा के ऐसे पहले दिव्यांगजन आयुक्त हैं कि जिन्हें राष्ट्रपति के हाथ से अवार्ड मिला हो, तो आप उस वक्त पा करके कैसा महसूस कर रहे थे सर? बहुत गर्व की अनुभूति हो रही थी, लग रहा था कि अभी काम बहुत अधूरा है, बहुत जल्दी पुरस्कार की बात आ गई, और पुरस्कार के लिए वास्तव में कोई काम नहीं होता, कि यस सर। मुझे ये एक अनुभव ज़रूर हो रहा था, और थोड़ा-सा लज्जा सी अनुभव हो रही थी कि अभी तो हुआ ही कुछ नहीं है, तो भी इतनी रिकॉग्निशन
हो गई है, तो काम तो बहुत कुछ किया जाना चाहिए। माइल्स येट वी हैव टू क्रॉस। बहुत लंबा रास्ता है दिव्यांगजन के जीवन में। हाँ, एक नई सुबह आनी प्रारंभ हुई है, सूरज का उगना तय है, उसकी लालिमा ये आ रही है। केंद्र सरकार भी, भारत सरकार भी और अन्य सरकारें भी कर रही हैं। मेरे सुझाव ज़रूर हैं कि जहाँ तक अभी आपने खेल का भी विषय प्रारंभ किया है, सभी राज्यों में निचले स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक खेलों की स्पर्धाएँ होनी चाहिए, जो कि नहीं हो रही हैं। मैं उत्तर प्रदेश की ही बात करूँ, तो उत्तर प्रदेश में राज्य स्तर पर बेशक कोई प्रतियोगिता, कोई एसोसिएशन कराती होंगी, लेकिन निचले स्तर तक पर नहीं खेलता है, तो उसमें तेज रिक्शा चलाने की है, उसमें व्हील चेयर की अलग है, चक्का फेंक अलग, तो विभिन्न दिव्यांगों की अलग-अलग स्पर्धाएँ हैं। तो जो कि पैरा ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने मान्यता प्राप्त इनको दी है, मान्यता दी है। ऐसे खेलों के नीचे से ऊपर तक हो, ये मेरा सभी सरकारों के लिए सुझाव है कि वो इसको लागू करें। इसी प्रकार से जो दिव्यांग पेंशन है, अब हरियाणा में 3000 है, अभी 3.5 हम करने जा रहे हैं कुछ ही दिनों में, जी। लेकिन उत्तर प्रदेश में 800 है, पंजाब में 1500 है, किसी सरकार में 500 रुपए भी है। आज के समय में ये क्या है? यानी भिक्षुक भी शायद इतनी स्वीकार ना करे महीने का। मूलभूत सुविधाएँ वो उसको प्रदान की ही जानी चाहिए। इसी प्रकार रेलवे बोर्ड को एक सुझाव और माँग भी रखना चाहता हूँ, मैं स्वयं भी दिव्यांग हूँ और मैं देश के करोड़ों दिव्यांगों की ओर से ये माँग करता हूँ कि आप दिव्यांग अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जो 21 प्रकार की श्रेणियाँ हैं, जी। उनको उसी प्रकार की मान्यता देकर और उनके यूडीआईडी कार्ड को स्वीकार करके, अपनी ओर से अलग पास आपको देने की आवश्यकता नहीं है। जो यूडीआईडी कार्ड एक बार भारत सरकार जारी कर रही है, उसको जी। स्वीकार करते हुए सभी 21 प्रकार के दिव्यांगजन को आप यह सुविधा दें। इसी प्रकार राज्य सरकारें भी रोडवेज की बसों के अंदर सुविधाएँ दें। अभी तक ध्यान में क्या आ रहा है कि राज्य की सीमा के बीच में ही तो केवल उनको पास की सुविधा रहती है किसी स्थिति तक। अब हरियाणा में 100% पर है। अब इसको नीचे लाया जाना चाहिए। अब 100% जी। का दिव्यांग बस में कहाँ जाएगा? अब वो इसको आप 60% तक लेकर के आइए। सभी राज्यों में ये एक यूनिफ़ॉर्मिटी होनी चाहिए, ये जो कि हुँ। नहीं है, बहुत आवश्यक है। और एक इसी स्टैंडर्ड प्रकार से बनना चाहिए। दिव्यांग जी, और ऐसे ही दिव्यांग आयुक्त जो हैं, उस दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम में भी संशोधन किए जाने की आवश्यकता है। अब हुँ। उनकी जो संस्तुति है केवल, उनका जी। आदेश नहीं है, उसके हुँ। कारण से भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। आप कुछ सीमाएँ तय कर सकते हैं कि जहाँ तक आर्थिक दंड देने की शक्ति है, वो स्पष्ट रूप से उस एक्ट के अंदर है। मैंने अ, इस आगे बढ़ कर के एक काम इस मामले में के विरुद्ध भी दंडनीय अपराध मान करके उनके विरुद्ध दंड लगाया। शायद ही कोई हरियाणा का आईएएस छूटा हो जिसके विरुद्ध दिव्यांगजन को उनके अधिकारों को ना देने के कारण से दंड ना लगाया गया हो। लेकिन उसके कारण से न्यायालयों में मामले गए। तो अगर एक्ट में ही ये प्रावधान हो, तो फिर इसके प्रति एक गंभीरता भी आएगी। पद के प्रति अभी किसी भी व्यक्ति को दिव्यांग आयुक्त लगाने की बात कोई राजनीतिक सिफारिश से और से ऐसे लोग जो आते हैं, तो फिर उन्हीं अपने आकाओं को खुश करने के चक्कर में ही रह जाते हैं और दिव्यांगों का वास्तव में क्या अधिकार है और एक्ट कितनी शक्तियाँ प्रदान करता है और क्या-क्या किया जाना चाहिए और अपनी ओर से भी क्या सुमोटो कॉग्निजेंस लिया जाना चाहिए, तो वो चीज़ें ध्यान में नहीं आती हैं। तो धारा 89 जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम में है, उसके अंतर्गत दिव्यांग आयुक्त को ये शक्ति दी जानी चाहिए कि वो 50,000 रुपए तक का दंड संबंधित अधिकारी के विरुद्ध लगा सकता है, जिसमें से आधा उस प्रार्थी के पक्ष में दिया जाए, दिव्यांग के पक्ष में, और आधा कोई दिव्यांग संगठन चलता है, कोई ब्लाइंड हाउस चलता है, कोई आश्रम चलता है, उनमें देना अनिवार्यता हो, जिनका अकाउंट्स ठीक हों। ऐसा नहीं कि किसी को भी वो दे दिया जाए और दूसरे रास्ते से निकाल लिया जाए, ऐसा नहीं।
तो ऐसे कुछ प्रावधान किए जाने बहुत आवश्यक हैं, ताकि ये जो दिव्यांगजन से संबंधित विषय आ रहे हैं, इससे क्या है कि न्यायालयों का भी बोझ बढ़ रहा है। अब जी सर। दिव्यांग जागृत हो रहे हैं, अपने अधिकारों के लिए जाएँगे, कहाँ जाएँगे? दिव्यांग आयुक्त के पास शक्तियाँ नहीं है, आपने दे नहीं रखी। उसकी संस्तुति के बाद वो जाएगा न्यायालय के अंदर, और बहुत सारे न्यायालयों में वकीलों को ही दिव्यांग के अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं, तो वो आगे न्यायाधीशों के सामने प्लीड किस प्रकार करेंगे? तो ऐसी बहुत सारी समस्याएँ खड़ी हो रही हैं, जो कम हो सकती हैं, जो शासन का बोझ भी कम हो सकता है, यदि सरकारें दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम के अनुसार आयुक्त की शक्तियों में वृद्धि करता है। बहुत बढ़िया सर। जैसे आपने बताया सर, जिस तरीके से सारी चीज़ें चल रही हैं, जिस तरीके से संघर्ष, परेशानियाँ, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था सर कि आप सबसे बड़ी चुनौती किस चीज़ को मानते हैं कि हमारा जो सिस्टम है, समाज जो जिस तरीके से भेदभाव करता है, या लोगों में जागरूकता की कमी है? आप क्या मानते हैं सर? क्योंकि आपने तीनों चीज़ों की बात की यहाँ पे, समाज, सिस्टम और जागरूकता की। तो मैं आपको इसमें से पूछना चाहूँगा कि सबसे बड़ी चुनौती क्या है? अगर हम इसे सॉल्व कर लें तो सारी चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएँगी। सबसे बड़ी चुनौती दिव्यांग स्वयं है। लोग इस पक्ष को बड़े हल्के में रखते हैं कि कहीं कोई नाराज़ ना हो जाए। जी, दिव्यांग बहुत सारे ये मान के चलते हैं कि भई तेरे साथ तो ये हो गया, तू कुछ नहीं कर सकता। तू तो मूक है, तू बधिर है, तू ये है, वो है, जो भी उनकी दिव्यांगता है, उसको अभिशाप मान कर के बैठ जाते हैं, और वो कुछ नहीं करना चाहते, एक काम करना चाहते हैं, पेंशन कब आएगी? मेरी पेंशन बढ़ाओ, मेरा ये करो, मेरा वो करो। केवल दो हाथ फैलाना, कि कहीं भी चले जाना, कहीं भी लाइन में, कहीं भी भिक्षा माँगना, ये वो। तो सबसे बड़ी चुनौती है दिव्यांग का अपना आत्मसम्मान, अपना सम्मान, अपना गौरव, वो उसको जागृत करने की आवश्यकता है कि मनुष्य तू बड़ा महान है, दिव्यांग तू बड़ा महान है, तू जो चाहे धरती से अंबर को जोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तेरी तेरी नभ से भी ऊँची उड़ान है रे, दिव्यांग तू बड़ा महान है रे। पहली इस चुनौती से पार पाया जाना आवश्यक है। जब ये हो जाएगा, तो वो अपने परिवार को भी मना लेगा। कई-कई परिवार बाधा हैं, उनको भी समझाने की आवश्यकता है कि अब वो समय गया, जब ये अभिशाप था। आज बहुत सारे इदारे खड़े हैं, बहुत सारी संस्थाएँ खड़ी हैं, सरकारें कर रही हैं। आप आओ तो सही, बाहर तो निकलो, बच्चे को हवा तो दिखाओ, और ये छिपाने की आवश्यकता नहीं है कि दिव्यांग को अंदर के कमरे में छिपा लिया, ड्राइंग रूम तक नहीं आने दिया, उसको शादियों में नहीं लेके जाते, उनको रिश्तेदारों को नहीं दिखाते कि कहीं तुम्हारी बेइज़्ज़ती ना हो जाए। तो उस चीज़ को भी तोड़ने की आवश्यकता है। फिर है समाज। समाज भी अनुभव करे कि दिव्यांगता पहले जन्म से होती थी। जी 75% सर। जन्म से, 25% जन्म के बाद के कारणों से। अब उल्टा है, 25% जी, केवल जन्म से पूर्व के कारण होते हैं। गर्भ में किसी भी कारण से 75% तो दिव्यांगता बाद में एक्वायर होती है। वो दुर्घटना से हो गई, अब पोलियो वगैरह से नहीं होता, क्योंकि दवाइयाँ शुरू से ही दाई की जगह नर्सों ने ले लिए, तो वो कार्ड बन जाते हैं महिलाओं के, वो समस्याएँ नहीं हैं। लेकिन आज रोड जी, एक्सीडेंट दुनिया भर के बढ़ रहे हैं, हाईवे बन गए, दवाइयों का रिएक्शन हो रहा है, आज एकाकी परिवार हो गए, खुशी बाँटते नहीं हैं, अंदर-अंदर जो है वो पिसते रहते हैं, घुटते रहते हैं, और इसके कारण से मानसिक बीमारियाँ, मानसिक दिव्यांगताएँ ये व्यक्ति को लग रही हैं। तो समाज को भी ये जागृत करने की आवश्यकता है कि भैया, ये जो दिव्यांगता है, ये परमात्मा का दिया हुआ कोई अभिशाप ऐसा नहीं है, और ये किसी में भी हो सकता है। एनी पर्सन कैन बिकम पर्सन विद डिसेबिलिटी एट एनी टाइम एंड बाय ड्यू टू एनी रीज़न। तो उसको भी समझाने की आवश्यकता है, और इसलिए ऐसों को समावेशी बनाना है, समाज में इनको सम्मिलित करना है। अपने जैसे ही लोग हैं, एक अंग की कमी होगी तो दूसरे में परमात्मा कहीं न कहीं पूर्ति करता है, तो ये समझाने की आवश्यकता है। और जब ये हो जाएगी, तो स्वाभाविक रूप से के लिए विद्यालय भी खड़े हो जाएँगे, कॉलेज भी खड़े हो जाएँगे, उनके लिए रोज़गार के लिए भी अवसर पैदा हो जाएँगे, निजी क्षेत्र में भी, सार्वजनिक क्षेत्र में भी, और फिर पढ़ लिख कर के एक समाज को देने वाले,
समाज के, भारत के एक सच्चे नागरिक के रूप में हम दिव्यांगों को खड़ा कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। बहुत बढ़िया सर। सर अभी आप जिस तरीके से बात करते हैं समाज और एक दिव्यांगजन खुद, तो अभी मुझे याद है बहुत अच्छे से कि दिव्यांगजनों को पहले दिव्यांग नहीं बोला जाता था हमारे सिस्टम में, हमारे सरकार में, हमारे देश में। हमें याद है नरेंद्र मोदी ने पहली बार विकलांग की जगह दिव्यांग शब्द इस्तेमाल किया था। उसके बाद से ही सारे सिस्टम में दिव्यांग शब्द इस्तेमाल होने लगा। तो दिव्यांगों को लेकर समाज के सोच में अब तक क्या बदलाव आया है और आपने क्या महसूस किया? क्योंकि पहले ना विकलांग बोला जाता था और लोग तो जो जिस चीज को लेकर डिसेबल है उस चीज का नाम लेकर के बोलते थे। किसी की आंख नहीं है तो इस तरीके का उसका नाम रख देते थे। किसी की कुछ नहीं है तो बोल नहीं पा रहा तो उसको दूसरे शब्दों में इस्तेमाल करते थे। लेकिन आज जो है हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री ने उनको एक शब्द दिया, जिनके पास अंग नहीं इसका मतलब विकलांग नहीं, वो दिव्यांग है। तो अब तक समाज में क्या बदलाव आया सर, और आपने क्या महसूस किया कि सच में बदलाव आया है या अभी नहीं? दिव्यांग समाज भारत के प्रधानमंत्री जी आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का युगों-युगों तक आभारी रहेगा, जिन्होंने हैंडीकैप, लंगड़ा, तंगड़ा, पता नहीं किन-किन स्थानीय तौर पर किन-किन शब्दों का प्रयोग लोग करते थे और वही विकलांग मैं भी कर शब्द रहा हूँ तो सर। सामान्यतः कॉमन ही था, जिसका उपयोग किया हुँ, जाता था। देखिए, 2007 में जेनेवा के अंदर दुनिया के तमाम देशों की एक बहुत बड़ी बैठक हुई थी दिव्यांगजन के विषय को लेकर के, जिसमें यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक कन्वेंशन हुई और उसने एक रेजोल्यूशन पास करा था कि दिव्यांगों को न्यूनतम ये अधिकार तो मिलने ही चाहिए। तो सभी देश अपनी शासन व्यवस्था के हिसाब से कानून बनाए। भारत उस पर 7 अक्टूबर 2007 को हस्ताक्षर करके आया था, लेकिन जी। 2014 तक उस विषय पे कुछ हुआ ही नहीं। ये तो नरेंद्र मोदी जी की सोच थी, जिन्होंने उसको निकाला, वो रेज़ोल्यूशन कहाँ पड़ा जिस पे 5-5 किलो मिट्टी चढ़ गई थी, उसको लाए और मंत्रिमंडल की एक उप समिति बना कर के उसमें वो रखा। और क्या जोड़ सकते हैं? घटाना नहीं, और क्या जोड़ सकते हैं? जी। उसमें वो चीज़ें जोड़ी गई और मंत्रिमंडल ने उसको पास किया और भारत की संसद के अंदर और पहला ऐसा कानून होगा जिसमें 117 उसके अंदर संशोधन आए। 2 बार इस कानून को और एक समिति को भेजा गया है जिसको हम जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बोलते हैं, तो संसद की जेपीसी। भी ऐसी समिति होती है, उसमें गया और कुल मिला के 2014 में ये रखा गया, 2016 में जाकर के पास हुआ और एक ही दिन में भारत के माननीय राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर भी इस पर हो गए और कुल मिला के 19/4/2017 से यह लागू हुआ। तो जिसमें जो इस प्रकार के शब्द हैं विकलांग और बाकी शब्द ये दंडनीय भी माने गए। धारा 92 हुँ, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के अंदर है कि अगर अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति को दिव्यांगता के नाम से चिढ़ाता हुँ, है, टीज़, हरास, ह्यूमिलिएट इस प्रकार के जो शब्द हैं करता है, तो उसके विरुद्ध जैसे अनुसूचित जाति जनजाति निवारण अधिनियम है, उसी के हुँ, प्रावधानों के समकक्ष कि उसमें 5 लाख रुपया जुर्माना अथवा 5 वर्ष की सज़ा अथवा दोनों हो सकते हैं। यह जी। विधान धारा 92 में डाला गया। लेकिन मुझे दुःख के साथ ये भी कहना पड़ता है कि मैं क्योंकि दिव्यांग अधिकारों से आज भी जुड़ा हुआ हूँ और जीवन भर जुड़ा रहूँगा, गतिविधियों में मेरा सब जगह जाना-आना दूसरे प्रांतों में भी रहता है, तो ध्यान में आया कि जी। अ, अभी तक धारा 92 के अंतर्गत केवल 10 एफआईआर हुई, जिनमें 7 हरियाणा में हुई हैं और मेरे कार्यकाल में ही हुई। केवल 3 पूरे भारत में हुई, यानी ऐसा तो है नहीं कि दिव्यांगों को कोई दिव्यांग के नाम से सताता नहीं होगा। उसकी खेत पे हाँ, कब्ज़ा कर दिया, उसकी बाकी चीज़ों पे चीज़ें हो गई, उसको सताया गया, उसके अधिकारों पर कुठाराघात डाला गया, तो ना दिव्यांग को पता है, ना वकीलों को पता है, ना थानों को पता है, ना पुलिस स्टेशनों को पता है और जजों को तो वकील को और पुलिस को पढ़ाना होता है कि भई ये कानून है जी और इसके अनुसार हमने चालान करके लाए हैं, तो तब तो देखेंगे वो। मुकदमा ही नहीं है। तब अब जा पिछले दिनों तब एक एक सेशन कोर्ट में जाना हुआ, तो सेशन जज साहब जी। से सहज रूप से मैंने पूछ लिया कि जी कितना समय हो गया यहाँ और कई वर्ष पूर्व दूसरे स्टेशनों पर भी थे। उन्होंने कहा कि हमारे पास तो
दिव्यांगों से संबंधित कोई केस आता ही नहीं है, जबकि पूरे देश में सेशन जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज 1 वो स्पेशल कोर्ट है, हर जिले में है, वो दिव्यांग कोर्ट है। यानी दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कोई भी विधा, कोई भी कानून का उल्लंघन हुआ है तो व्यक्ति को दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध है। भारत में प्रत्येक दिव्यांग निःशुल्क वकील ले सकता है, टाइप टिकट का खर्चा भी इसको घर से लगाने की आवश्यकता नहीं है, वो भी सरकार वहन करती है, उस वकील को देती है, पहले वो वकील लगाएगा, यानी पैनल बना हुआ है प्राइवेट वकीलों का, जो कि पैनल जो है उसमें से वकील दिया जाता है। तो कुल मिला के वो दिव्यांग उसको इतना ही करना है, और वो चाहे फ़ोन से करे, उस वकील की ये भी जिम्मेवारी है, उसके घर जाएगा। दिव्यांग नहीं आ सकता है, वो फ़ोन तो कर सकता है, वो मेल कर सकता है, व्हाट्सएप रोज़ चलाता है, उसी व्हाट्सएप पे उस पे एक निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए ऐप बनी हुई है पूरे भारत में। जिस जिले में वो रहता है उन्हें आधार कार्ड नंबर डालना है, अपना दिव्यांग ये हुआ सर्टिफिकेट डालना है, वो ये हुआ सर स्वयं किया जाएगा। जी और चाहे उसका मुकदमा ज़मीन से संबंधित है, चाहे उसकी पत्नी से संबंधित है, चाहे उसको बेदखल कर दिया, उसकी संपत्ति छीन ली, या उसको पेंशन नहीं मिली, या उसको किसी ने दिव्यांग के नाम पर कुछ भी सताया कहा है, तो इन सारे विधानों पर वो अपना न्याय प्राप्त कर सकता है। लेकिन होगा यही ना, जो मैंने पहले कहा कि दिव्यांग के लिए सबसे बड़ी चुनौती वो स्वयं है, वो दिव्यांग है। जब तक वो नहीं जगेगा, तब तक ये बाहरी जो आवरण और चीज़ें हैं, वो कुछ नहीं कर पाएँगी। मतलब जिस तरीके से आपने बताया कि वो दिव्यांगों के लिए स्पेशल कोर्ट है और कोर्ट के जज कह रहे हैं कि हमारे पास कोई केस ही नहीं आता, कितनी अचरज की बात है। पूरे भारत में नहीं आया। सर बताओ, मैं सर ये यहाँ पे आपसे ये बात करना चाह रहा था कि दिव्यांगजनों के लिए अभी आपने जिस तरीके से बताया समस्या उनकी, वो उनकी जागरूकता और सारी चीजें हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर कि आपने एक बार कहा था कि काबिल बनो, सिफारिश से नौकरी नहीं मिलेगी। इस सोच के पीछे आपकी क्या राय थी? क्योंकि आपने अभी से पहले ज़िक्र किया कि लोग भीख माँगने लगते हैं और सारी तमाम चीज़ें करने लगते हैं। लेकिन आपने लोगों को बोला सिफ़ारिश से नौकरी नहीं मिलेगी, काबिल बनो। ये बहुत बड़ा मैसेज है सर आपका। वो इसलिए है, दुर्भाग्य से कुछ दिव्यांग भी और समाज और कुछ सरकारें भी इस प्रकार का भाव रखती हैं कि ये सहानुभूति के पात्र हैं, जी। और इन दिव्यांगों को कुछ मदद कर दी जाए, कुछ दे दिया जाए, कुछ मदद हो जाएगी, इस प्रकार का भाव रहता है। यानी बॉन्टी, दान दक्षिणा का भाव, दान का हमारे समाज में बहुत प्राचीन काल से ही भाव रहा है, और इसलिए उसका प्रकटीकरण दिव्यांगों को पात्र मान करके करते हैं। लेकिन मेरा अपना अनुभव ये है कि आज बहुत बड़े-बड़े स्थानों पर, यानी भारत के मंत्रिमंडल में भी ऐसे लोग होंगे, भारत के न्यायिक क्षेत्र में भी हैं, और कोई भी छोटे से लेके बड़ा तक क्षेत्र ऐसा नहीं है, जहाँ दिव्यांगों ने अपनी काबिलियत के दम पर, अपनी अनुभव के आधार पर और सफलता की बुलंदियों को ना छुआ हो। लाखों उदाहरण हैं। तो क्यों दिव्यांग को हम सहानुभूति का पात्र मानें? परमात्मा किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। अगर एक अंग में कोई डिफेक्ट है तो दूसरे अंग को दिया। रविंद्र जैन थे, अब भले ही वो चक्षु दिव्यांग थे, हाँ। लेकिन उनको कौन भूलेगा? जी सर। महाभारत, अब वो रामायण और ये सब चीज़ें कौन भूलेगा? कौन भूलेगा सूरदास जी को? घर-घर में जी गाए सर। जाते हैं। तो तो कुल मिला के अगर एक जगह पे कमी है, वो देख नहीं पाते, लेकिन आंतरिक आँख देख रही है ना उनकी, कितना दूर तक अभी देख रही हमारे है। तो क्यों रामभद्राचार्य जी महाराज के बारे में देख लीजिए सर। सबसे बड़े उदाहरण रामभद्राचार्य पे कितनी मौजूद है। कितनी कितनी भाषाओं में रामभद्राचार्य जी पुस्तकें हैं। महाराज। जी, आज भी लाखों उदाहरण हैं, एक नहीं लाखों, हर क्षेत्र में हैं। तो मेरा कहना ये है, मैंने जो एक मैंने नहीं किया, मेरे मुख से परमात्मा ने जो कहलवाया, वो ये है कि दिव्यांगों की उस प्रतिभा को पहचानिए। हमें ऐसे स्वर्णकार चाहिए जो उसमें से सोना बना सकें, ऐसे कुंभकार चाहिए जो मिट्टी में से अच्छे मटके बना सकें, हमें ऐसे निर्माता चाहिए। मिट्टी तो है हमारे पास, कच्चा घड़ा तो है, उसको पकाने वाले लोग चाहिए। तो दिव्यांगों को पकाया जा सकता है, उनको बनाया जा सकता है, और उस काबिलियत के दम पर वो आगे उनको बढ़ाया जा सकता है। ये मेरा सोचना है। जी, जी सर। सर मैं आपसे जानना चाह रहा था कि दिव्यांगजनों के लिए अभी क्या-क्या किया जाना चाहिए और क्या-क्या किया जा सकता है? बस आप बताइए फटाफट से थोड़ा जल्दी। जी। देखिए, मैंने बहुत सारे विषय बीच में ध्यान कराए, लेकिन बहुत सारे विषय हैं जो करना चाहिए,
ये जैसे पीछे छोड़े हुए विषय को मैं आगे बढ़ाता हूँ, दिव्यांगों को प्रशिक्षण की सब स्थानों पर कमी आती है। तो जितने जी, आईटीआई हैं, जी, वो सभी आईटीआई उसमें दिव्यांगजन को निःशुल्क प्रवेश की सुविधा हो, जो दे सकता है दे, जो शुल्क दे हुँ, सकता है उस शुल्क के आधार पर उनकी प्रतिभा को विकसित करना, खास तौर पे जो थोड़े कम पढ़े लिखे हैं, यानी जिनके जी, जो प्लम्बर की ज़रूरत है, इसी प्रकार से और कारीगरों की ए ज़रूरत है, तो वो इलेक्ट्रीशियन की उनको ज़रूरत है। इलेक्ट्रीशियन है ना? हुँ, ऐसे ही दीवे जल दीपावली आने वाली है, तो अब करोड़ों खरबों दीवे बनेंगे, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो रंग-रोगन करने वाला रोज़ दीवे कैसे बनाए, वो बेच सकता है, लड़ियाँ बना कर के बेच सकता है बिजली की। तो बहुत सारे काम हो सकते हैं जो बहुत कम लागत में दिव्यांग कर सकता है। तो एक केवल खुद का नहीं होगा, उसमें स्वाभिमान खड़ा होगा, आर्थिक स्थिति उसकी ठीक होगी, तो उसके परिवार को भी आर्थिक मदद होगी और उसका परिवार जो है आगे बढ़ पाएगा। तो एक ये काम सरकारों के क्षेत्र पर भी और निजी क्षेत्र है, उसके द्वारा भी किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से सर दि जी, जी, बहुत बड़ी मात्रा में जो दिव्यांगजन को पढ़ाने के लिए विशेष शिक्षक चाहिए, उनकी बहुत बड़ी कमी है। अभी जो करियर जो हम ऑप्ट करते हैं, किसी भी बच्चे से आप क्लास में चले जाइए, स्कूल में चले जाइए, कॉलेज में चले जाइए, अगर वहाँ 50 बच्चे हैं, आप पूछेंगे, "हाँ बेटा, वकील कौन-कौन बनना चाहता है?" तो 15-20 हाथ खड़े हो जाएँगे, इंजीनियर कौन बनेगा, डॉक्टर कौन बनेगा, 50 के 50 खड़े हो जाएँगे। उनमें से एक भी ऐसा नहीं होगा, शिक्षक भी कह देंगे, लेकिन दिव्यांगजन के लिए शिक्षक, स्पेशल शिक्षक बनूँगा, उनमें से एक भी नहीं होगा और पूरे स्कूल में घूम लीजिए, एक भी नहीं होगा और नहीं होंगे तो दिव्यांग को पढ़ाएगा कौन? अब जो चक्षु दिव्यांग है, उसके लिए तो ब्रेल है, उसको ब्रेल भाषा पढ़नी है, ब्रेल पढ़ाने वाला ही नहीं है। इसलिए झूठे-सच्चे सर्टिफ़िकेट लेकर के जो आ जाता है, नौकरी लग जाता है, लाख 2 लाख रुपए महीने की तनख्वाह लेता है, आता ब्रेल उसको भी नहीं। अब जो मूक बधिर है, वो तो सुन नहीं सकता, तो फिर उसके लिए क्या चाहिए साहब? उसके लिए संकेत भाषा चाहिए। तो ऐसे साइकोलॉजिस्ट चाहिए, साइकियाट्रिस्ट चाहिए, मानसिक रूप से दिव्यांगों के लिए। तो उस क्षेत्र में भी बहुत बड़ा काम करने की आवश्यकता है। इसमें निजी क्षेत्र भी सामने आए और जो हमारा शासकीय क्षेत्र है, उसको भी बहुत बड़ा काम करने की आवश्यकता है। खेलों के विषय में मैंने बताया कि प्रतिभा उनमें बहुत है, उस प्रतिभा को सामने ला कर के आगे विश्व के पटल पर लाया जाना चाहिए और इसी प्रकार से दिव्यांगों को नौकरियों के लिए तैयार करना, ये भी अपने आप में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अब दुर्भाग्य से बाकी जातीय आधार पर तो हो जाता है। अभी ये शेड्यूल्ड कास्ट अनुसूचित जाति जनजाति के लिए प्रशिक्षण केंद्र सरकारें भी बनाती हैं और जातियाँ भी बनाती हैं, लेकिन दिव्यांग की तो कोई जाति ही नहीं होती। उसके लिए कौन करेगा? उसको भी समायोजित उसका 4% आरक्षण है। वो आरक्षण का लाभ तो तब मिलेगा ना, जो बेचारा वो कम्पीट जब कर पाएगा। जब तो से उसके पता लिए होगा। भी बहुत बड़ी आवश्यकता है। ऐसे ही आर्थिक आधार पर और जो जिनको आवश्यकता है, सरकारें उनका चयन करके उनको ठीक प्रकार की पेंशन प्रदान करें और जो सरकार ने 80-85 करोड़ लोगों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध करा रही है, अनाज वितरित किया जा रहा है, तो दिव्यांग कोई बचे नहीं, उनकी विशेष सुविधा मैं भारत के चुनाव आयोग का भी बहुत आभारी हूँ कि हमारी एक याचिका के बाद उन्होंने ये किया कि अब दिव्यांग को और वहाँ वोट डालने के लिए स्वयं आने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक प्रकार से निर्वाचन आयोग उसके घर पे जाकर के वोट डलवा करके आएगा। ये जो उन्होंने कर्नाटक के चुनाव में भी और कुछ और चुनावों में भी किया, उसकी शुरुआत हरियाणा से ही हुई, तो हाँ, ये सर। इसका भी मैं आभारी हूँ। तो ऐसे बहुत सारे कदम हैं जो उठाने की आवश्यकता है। ये निर्वाचन आयोग तो विधानसभा, लोकसभा में है, तो ऐसे ग्राम पंचायत स्तर पर भी होते हैं और नगर पालिका स्तर पर भी जो चुनाव है या अन्य संस्थाओं के भी चुनाव हैं, उनमें भी इसी प्रकार से दिव्यांग को का अगर ध्यान रखा जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि दिव्यांगों को हम समाज में ठीक प्रकार से समायोजित कर लेंगे। बहुत अच्छा सर, आपका सुझाव बहुत अच्छा है, अभी बहुत काम करना बाकी है इसका मतलब। सर, युवाओं और समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि दिव्यांगजनों को भी बराबरी का अवसर मिले? भारत युवाओं का देश है। यस सर। दुनिया में सबसे युवा देश है तो भारत है, जहाँ की जो इस समय एवरेज एज है वो लगभग 29 दशमलव कुछ 30 वर्ष मान लें, तो 30 वर्ष का के जवानों का ये देश भारत है और युवा
उसमें सब प्रकार की शक्ति विद्यमान रहती है और इस देश में जो भी कोई उदाहरण दिए जाते हैं तो युवा अवस्था के दिए जाते हैं। भगत सिंह हैं, देश के लिए मरने की आवश्यकता नहीं है, देश के लिए जीने की आवश्यकता है। जो देश के लिए जी लेगा, मेरा हर सांस देश के लिए है, अगर मैं ये भाव लेकर के और दिव्यांगजन को समाज में उनका जो उचित स्थान है उसको दिलाऊंगा, तो निश्चित रूप से भारत को आगे लेके जाऊंगा। हमारे तो प्रधानमंत्री जी का आह्वान ही है, सबका साथ, सबका विकास। तो जब सबका साथ यानी दिव्यांगजन जो भारत की जनसंख्या का 5% के आसपास है, ये तो घोषित संख्या है 5%, अघोषित संख्या तो और भी ज़्यादा है, जो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, खासतौर पे मानसिक दिव्यांग बढ़ रहे हैं। इसीलिए वेलनेस सेंटर खुल रहे हैं हमारे यहाँ, इसीलिए योग सेंटर खुल रहे हैं कि जी वहाँ खुल के हँसो। बाबा रामदेव जी कहते हैं खुल के हँसो। अब हँसी तो नहीं रहे, वो तो वहाँ बनावटी हँसी जो भी हँसे लेंगे, लेकिन जो अंदर से हँसी आनी चाहिए, जो शेयरिंग करनी चाहिए परिवारों में, मिक्सिंग होनी चाहिए, रिश्तेदारियाँ टूट रही हैं, तो ये जो सारा एक समाज में बढ़ता हुआ जो क्रम है, इससे दिव्यांगता बढ़ रही है। इसको ठीक करना है तो इनको साथ लेके चलना पड़ेगा, सबको साथ, सबका विकास। तो अगर ये हो जाएगा तो मैं समझता हूँ युवाओं का जो तरुणों का जो तरुणाई का क्रम है वो सफल होगा। मैं इतना ही कह सकता हूँ। जी सर, बहुत अच्छा सर। बस आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा कौन है? भारत माता। ओके। सर, आपको अगर एक सुपर पावर मिले तो आप दिव्यांगजनों के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे? दिव्यांगजन को बताना चाहूंगा आप किसी से कम नहीं। आपकी आई कैन पसंदीदा डू। किताब, फिल्म जी, आपकी पसंदीदा किताब या फिल्म या कहावत जो आपको हमेशा प्रेरणा देती हो? एबिलिटी, ABILITY, जो दिव्यांगजन के ऊपर ये एबिलिटी, वो मेरी पसंदीदा पुस्तक है। ओके। सर, आप सच्ची सफलता की परिभाषा आपके लिए क्या है? आपके लिए सच्ची सफलता की परिभाषा क्या? आत्मसंतुष्टि। गोधन गज धन वाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धुरी समान। सफलता, संतोष। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आपका कार्य, आपके विचार, आपके द्वारा किया गया दिव्यांगजनों के जीवन में जो उपकार है वो कभी भूलने वाला नहीं है और बहुत ही सराहनीय है सर। आपसे जान के, आपसे बात करके मुझे ऐसी बहुत सारी चीजें पता चली जो मुझे सच में पता नहीं थी, और आपके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में मुझे जानकर, समाज को बताकर बहुत अच्छा लग रहा है। और ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जिन्हें आपने बताया कि किया जाना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि सरकार और समाज मिल के इसको आगे बढ़ाए। आपने हमें समय दिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।